So hello everyone. In the previous part, we have understand the concept of the entrepreneurship, that is starting a business. इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्रोसेस होता है न्यू बिजनेस को अपने खुद के बिजनेस को सेटअप करने का उसको बोलते हैं entrepreneurship. देन उसके बाद हमने देखा था जो पर्सन सेटअप करता है बिजनेस को उसे बोलते हैं entrepreneur. और जो आउटपुट निकला दैट इज जो उसने बिजनेस सेटअप कर दिया उसको बोलते हैं बिजनेस एंटरप्राइज। फिर उसके बाद है उसमें एक हमने मैजिक लाइन पढ़ी थी, यू विल बी अ जॉब प्रोवाइडर रादर देन अ जॉब सीकर, राइट। देन उसके बाद आई हैव मेक यू लर्न द डेफिनेशन इन थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स कैसे? ये एक सिस्टमैटिक एंड पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी है जो कि किस लिए की जाती है, कैसे की जाती है? आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज। किस लिए? कस्टमर को वैल्यू देने के लिए, इन्वेस्टर को रिटर्न देने के लिए और प्रॉफिट खुद के कमाने के लिए। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एंड आज का एजेंडा है हमारा कि हम फैक्टर्स को कंप्लीट करके इस चैप्टर को ही वाइंड अप करते हैं एंड देन आफ्टर दिस last video we will be having the quick revision of the whole chapter in I think 1 hour or 1.5 hour. Okay, पूरा चैप्टर हम उसमें खत्म कर देंगे एंड माय रिवीजन प्लेलिस्ट विल बी सेपरेट फ्रॉम दिस चैप्टर फुल फ्लैज लेक्चर वीडियोस। अब इसमें क्या बोला है फैक्टर्स में, द चॉइस ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर लाइज विद एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के ऊपर ही है, वो बिजनेस में जाना चाहता है, प्रोफेशन में जाना चाहता है या फिर एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता है। इन दिस रिगार्ड it becomes imperative to look at both factors in the environment as well as factor in the individual's perception of desirability and feasibility. इन तीन लाइनों का मतलब मैं तुम्हें प्रीवियस पार्ट में समझा चुकी थी। तो विदाउट स्क्रैचिंग दिस वीडियो वी विल बी हैविंग अ क्विक अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस को सेलेक्ट करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। तो अब तुम्हें पता है कि एक बिजनेस का जो बर्थ है वो कैसे होता है, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स को देखते हुए होता है कि सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है एंड उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकालने के लिए ही क्या किया जाता है, एक बिजनेस को खोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक में काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ लगती थी, लाइन लगती थी और वहाँ लोगों को पूरा अपना दिन वेस्ट करना पड़ता था। सो डैट इसके लिए हमारे पास क्या आ गए, ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए, जैसे कि नेट बैंकिंग का ऑप्शन खैर अब बैंक ही दे देती है एंड अदर पेमेंट मेथड्स आ गए जैसे पेटीएम, गूगल रुपे, गूगल पे, ये सब आ चुके हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब तो पहले भी थे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना है हमको अपने बिजनेस को लेके, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये भी क्या करते हैं, ऑनलाइन बाय सेलिंग करते हैं, गुड्स की सेल करते हैं। तो हमें फिजिकल प्लेटफॉर्म पे रहना है या फिर ऑनलाइन जाना है, इट विल बी द चॉइस। ठीक है, तो इसमें बोला है एंड प्लस जैसे हमारा जो प्रॉब्लम था सोसाइटी का, पहले क्या होता था कि हमें ऑटो रिक्शा काफ़ी दूर दूर से अपने घर तक लेके आना पड़ता था और उसका भी चार्जेस हमें देना पड़ता था पेट्रोल का। अब क्या होता है, ओला और उबर, रैपिडो, ये सब ऐसे आ गए हैं कि दे विल पिक यू अप फ्रॉम योर डोर स्टेप। देन उसके बाद जैसे हमें सैलून में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, अपॉइंटमेंट लेके देन वहाँ भी हमें घंटों घंटों वेट करना पड़ जाता था। या फिर हमें घर में मेड चाहिए सफाई के लिए या प्लम्बरिंग एक्टिविटी चाहिए, तो इन सब के लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा हसल करना पड़ता था, एफर्ट्स लगाने पड़ते थे। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आ गया हमारे पास, अर्बन क्लैप आ गया। तो मतलब जो जो चीज़ें सोसाइटी में एज अ प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है उस चीज़ को ही वैनिश करने के लिए, वाइप आउट करने के लिए क्या आया हमारे पास, एक न्यू बिजनेस आइडिया आया। ठीक है, तो इसमें लिखा है द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज नेचर एंड द टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या होगा, मतलब किस तरीके की वो सर्विसेज देने वाला है और किस तरीके से देने वाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन, टू बी अंडरटेकन। The decision will be influenced by the customer requirement.
कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको हाल फिलहाल किस चीज़ की कमी है जो कि उसकी सोसाइटी में अभी तक अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि उसकी सोसाइटी में डॉक्टर का क्लिनिक ना हो, तो वहाँ एक स्मॉल क्लिनिक खोला जाए, या फिर हो सकता है वहाँ पे फ्रेश फ्रूट जूस की शॉप्स ना हो, तो वो वहाँ पे खोली जाए, फ्रूट चाट का बिजनेस चलाया जाए, या फिर वहाँ पे लोगों को फिटनेस के लिए वो अवेयर नहीं है, उनको अवेयर करने के लिए जिम क्लासेस, जिम वर्कशॉप खोली जाए in the market, and also kind of technical knowledge and interest। मतलब कि जो भी हम बिजनेस खोलना चाहते हैं, डू इट रिक्वायर सम टेक्निकल स्किल्स और इंटरेस्ट। मतलब जो भी हम बिजनेस खोलना चाहते हैं, लाइक मान लो जैसे एलोन मस्क है, उन्होंने 9 ईयर की एज में ही क्या किया था, कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दिया था, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो वो सब चीज़ें रिक्वायर्ड है एक टेक्निकल बिजनेस को चलाने के लिए, जहाँ पे आपको लैपटॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनमें वेबसाइट डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, हमें रिक्वायर्ड स्किल भी चाहिए होगी। द एंटरप्रेन्योर हैज़ फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या स्किल सेट चाहिए, क्या उनको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो ये साइड में लिख लेना, मैं पहले ही लिख के लेके आ गई थी तुम्हारे लिए, जो भी मैंने एग्जांपल दिए वो ग्रीन में है, और जो कीवर्ड्स है सेंटेंस के वो ब्लू में है। देन उसके बाद है साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस में क्या है, हमें एक स्मॉल स्केल बिजनेस खोलना है या लार्ज स्केल खोलना है। और जो स्मॉल स्केल बिजनेस होता है ना, पर्टिकुलरली इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्म होती है MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो कि बहुत छोटे स्केल पे काम करते हैं बट दे एड वैल्यू टू द इकोनॉमी। Size of firm or scale of its operation is another important decision to be taken at the start of business. Whether the business is for MSME sector or a large scale enterprise, और whether it will operate for manufacturing or tertiary sector। ऐसा हो सकता है या तो उसे एमएसएमई में जाना है, या फिर हो सकता है कि वो प्रोडक्शन लाइन में जाए। प्रोडक्शन लाइन में नहीं तो हो सकता है कि वो टर्सरी सेक्टर वाली लाइन में जाए, जैसे एडवर्टीजमेंट में, कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को क्या करते थे, फैसिलिटेट करते थे। तुम्हें याद है ना, मैंने सेकंड या थर्ड पार्ट में पढ़ाया था ये बात कि टर्सरी जो इंडस्ट्री है वो लास्ट में नहीं आती, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी को भी फैसिलिटेट करती है। तो इसमें क्या था, एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे फैशन इंडस्ट्री हो गई हमारे पास, एग्रीकल्चर हो गई, असेंबली, जेनेटिक एंड एड कंपनीज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन एंड अनलोडिंग ऑफलोडिंग हो गई। तो ये सब क्या है, टर्सरी इंडस्ट्री के फैक्टर थे, एड कंपनी एंड ट्रांसपोर्टेशन। और एग्रीकल्चर किसका था, प्राइमरी का। और उसके बाद है सम फैक्टर्स फेवर एट द लार्ज साइज। अगर मैं एक लार्ज बिजनेस को क्रिएट करने का सोचूं, तो हो सकता है वहाँ पे मुझे कुछ फैक्टर्स फेवर करेंगे और कुछ रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इफ एंटरप्रेन्योर इज कॉन्फिडेंट, अगर एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंट है कि जो प्रोडक्ट, जो प्रपोज प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी जिस भी सोसाइटी में वो लॉन्च करना चाहता है, तो उसे लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसा लगता है कि डाउटफुल रहेगी, तो थोड़ा छोटे स्केल पे करो, एंड जैसे ही पता चल जाए कि डिमांड इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, तो लार्ज स्केल पे करना चाहिए। देन उसके बाद है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज की लोकेशन का क्या मतलब है, लोकेशन इन द सेंस कि मान लो मुझे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, बिजली रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है, तो मेरा बिजनेस ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे कि मुझे सारे इनपुट्स अवेलेबल हो जाए। मान लो मुझे रॉ मटेरियल अपने रॉ मटेरियल की प्लेस से प्रोडक्शन वाली प्लेस पे लेके आना है, एंड उसका जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। तो उसलिए मुझे अपनी बिजनेस लोकेशन वहाँ सेट करनी चाहिए जहाँ पे मुझे चार्जेस भी कम लगे एंड मेरे को एफर्टलेसली रॉ मटेरियल मिल जाए। और हो सकता है कि लेबर सप्लाई वहाँ कम हो, तो मुझे ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ मुझे लेबर भी अवेलेबल हो जाए। अब जैसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह ऐसा सोचते हैं कि जो उनकी प्रपोज कंपनी है जहाँ उन्हें ज्वाइनिंग करनी है वो ज़्यादा दूर ना हो, ताकि उनका ट्रैवलिंग टाइम बच जाए, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है,
An important factor to be considered at the start of business is place where the enterprise will be located. Any mistake in this regard can result into the high cost of production and inconvenience in getting. हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग सकती है एंड इनकन्वीनियंस इन तीन फैक्टर में लग सकते हैं जो कि अभी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। हाई कॉस्ट मैंने कैसे बताई, जैसे कि रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन प्लेस तक पहुंचाना है और डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें मुझे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो ये ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि मेरे जो इन्वेंट्री मैं प्रोड्यूस करने वाली हूँ उसमें ऐड करने वाली हूँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। Inconvenience in getting right kind of production inputs, serving the customer in the best possible way, and availability of raw material and labor, power supply, and services like banking, transportation, communication, warehousing are important factors while making a choice of the location. अब मैंने इसमें देखा जाए तो तुम्हें 2 बुलेट तो समझा दिया है, जैसे कि राइट काइंड ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स एंड अवेलेबिलिटी। अब सेकंड हमारा रहता है सर्विंग द कस्टमर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कैसे? मान लो मैंने एक सोल प्रोप्राइटर के जैसे शॉप खोली बुक स्टोर की, तो अब मैं ये चाहूँगी कि जो मेरा बुक स्टोर हो वो कहाँ पे हो, स्कूल के आस-पास हो, सो दैट बच्चे आए और वहाँ से डायरेक्ट मेरे से बुक लेके चले जाएँ। जैसे मेडिकल स्टोर है, फार्मेसी है, वो ज़्यादा कहाँ पे होनी चाहिए? हॉस्पिटल के आसपास, कि पेशेंट आएगा और तुरंत वहाँ से ले जाएगा। देन प्रिंटिंग प्रेस, तुमने सुना होगा कि एडवर्टाइजमेंट के लिए हम पेपर मीडिया भी यूज़ करते हैं। जो हमारी एडवर्टाइजमेंट कंपनी होती है वो प्रिंटिंग एजेंसीज को भी कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो प्रिंटिंग एजेंसीज मोस्टली कहाँ पे मिलेगी तुम्हें? एड कंपनी के आसपास मिलेगी। और ये तुमने चीज़ नोटिस भी की होगी, ये बुक में नहीं है, तुमने देखा होगा कि स्कूल के आसपास स्टेशनरी होती है, स्कूल के आसपास ही जूस वाले भैया होते हैं और स्कूल के आसपास ही खाने के काफ़ी चीज़ें होती है। जैसे हमारे टाइम पे एज़ आई कैन रिकॉल बच्चों को मोमोज़ खाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता था। हालाँकि मैं तो नहीं खाती, बट बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता था। तो आस-पास मोमोज़ की शॉप होती थी वहाँ पे और पेटीज़ की। देन उसके बाद है फाइनेंसिंग प्रोपोज़िशन। फाइनेंसिंग प्रोपोज़िशन ये मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। प्रोपोज़िशन का क्या मतलब होता है? मिक्स, यानी कि वेट। वेट किस चीज़ का? डेट एंड इक्विटी का, मेरे पैसे का और उठाए हुए पैसे का। उठाए हुए पैसे तुम्हें पता ही चल गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, लोन फंड की, ओन्ड फंड की, बोरोड फंड की। तो इसमें बोला है financing is concerned with providing the necessary capital for starting as well as for continuing proposed business। अब जैसे मेरा जो और जो ये फंडिंग है वो किस पे डिपेंड करेगी? मेरे नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पे। अगर मेरा लार्ज स्केल बिजनेस है तो इट विल नो डाउट विल रिक्वायर द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, राइट। और छोटा बिजनेस है तो उस पर मुझे कम मनी लगेगी। और ये मनी मुझे चाहिए क्यों? ताकि मैं एसेट्स को एक्वायर कर पाऊँ, वर्किंग कैपिटल नीड्स को रिक्वायर कर पाऊँ, रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाऊँ एंड देन डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर पाऊँ। ये 3 बुलेट हमने कहीं और भी पढ़े थे। इफ समबडी हैज़ रिवाइज्ड इट प्रॉपर्ली तो उन्हें याद आ गया होगा ये 3 पॉइंट हमने कहाँ पढ़े थे। तो डू कमेंट योर रिविजनरी स्किल्स इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, कि ये 3 पॉइंट हमने कहाँ पढ़े थे। देन उसके बाद था फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज़ वही कि मुझे एसेट्स चाहिए, हैवी मशीन्स चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। तो ये भी मेरे किस पे डिपेंड करेंगे? नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पे। बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा मशीनरी चाहिए, छोटा बिजनेस है तो कम मशीनरी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कड फोर्स। अब मेरे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कैसे होने चाहिए? जो मेरे लिए मर मिट जाए, मेरे लिए काम करे, ऐसे एम्प्लॉइज़ चाहिए। यानी मैंने अगर किसी को कोई टास्क दिया है तो ही विल से, शी विल से कि ओके वी विल डू इट, हम इसको आज रात तक पूरा कर देंगे। जो भी आज की मेरी डेडलाइन है उस तक मैं पूरा कर दूँगी। तो इसमें क्या बोला है, और वो कैपेबल भी है उस काम को करने के लिए। Every enterprise needs a competent and committed workforce to perform various activities so that physical and financial resources are converted into the desired output। यानी कि जो भी मैंने रिसोर्सेज लिए थे, फिजिकल थे, फिनेंशियल थे, उन दोनों का यूज़ करके जो मेरी कॉम्पिटेंट कमिटेड वर्कफोर्स है
वो उसको किस में कन्वर्ट कर दे, डिजायर्ड आउटपुट में, यानी कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो चुका है और उससे अब मैं क्या कर सकती हूँ, सेल करके पैसा कमा सकती हूँ। सिंस नो इंडिविजुअल entrepreneur कैन डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, जो entrepreneur है वो अकेला खुद नहीं कर सकता। हमने कहानी भी सुनी है ना, साथ ही साथ बढ़ाना, मिलके हाथ बटाना, वही यहाँ पे अप्लाई होता है। ये शायद 6 क्लास की पोयम थी, लास्ट पेज पे एनसीईआरटी बुक में। ही शी मस्ट आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, यानी कि अब कैसा होता है, कंपनियों में क्या पॉलिसी फॉलो की जाती है कंपनीज में, उसमें फॉलो किया जाता है कि अगर मान लो मेरे पास 5 आर्टिकल ट्रेनी है या फिर अनस्किल्ड है, अगर आर्टिकल ट्रेनी समझना है तो इंटर्न्स है, तो उसके ऊपर एक बॉस होगा जो कि एक्सपीरियंस है, जो उन्हें काम भी सिखाएगा और वो सीखने के विलिंग भी है, वो काम करके देते हैं। थोड़ी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है तो उसको रिव्यू करके जो एक्सपीरियंस वाला पर्सन है वो उसको ठीक कर देता है। तो मुझे ये डिसीजन भी लेना है कि मेरे किस डिपार्टमेंट में सारे ही स्किल्ड होने चाहिए या किस डिपार्टमेंट में मिक्स ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड स्टाफ होना चाहिए, एंड द मैनेजरियल स्टाफ। Plans should also be made about how the employees will be trained and motivated. अब ऐसा हो सकता है मेरे जो इंटर्न्स है उन्होंने काम करके दे दिया, उन्होंने काफी अच्छा किया, तो बजाय कि इग्नोर करने के मैं क्या कर रही हूँ, उनको थोड़ा सा अप्रेस कर रही हूँ, नोटिस बोर्ड पे उनका नाम चिपका रही हूँ कि देखो, बिकॉज ऑफ दिस गाय ओनली, दिस गर्ल ओनली, आई वॉज एबल टू अचीव माई टारगेट। ये हो गया अप्रेजल। या फिर मैंने उसका सर्टिफिकेट दे दिया एक्सीलेंस ऑफ परफॉर्मेंस का। और उसके बाद ताकि वो लोग जो है वो इंटर्स जो है अपने स्किल्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर सके, तो मैंने क्या किया, ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया, उनको मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया, उनको डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि देखो इस काम को ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो गलती हो सकती है। और फिर मैंने बताया उनको कैसे करना है, वो काम करे, और तो मैं उसको क्या कर रही हूँ, सुपरवाइज कर रही हूँ। ठीक है। देन उसके बाद है टेक्स्ट प्लानिंग। वी आर towards the end only, we have 2 points left। तो टेक्स्ट प्लानिंग में क्या है, text planning has become necessary these days because there are a number of tax laws in the country and they influence almost every aspect of the functioning of the modern business। इसमें कहना क्या चाहता है, तुमने कभी कोई सामान खरीदा है एंड उसका बिल देखा हो तो उसमें टैक्सेस लगे होते हैं, क्या कौन कौन से टैक्सेस लगे होते हैं। हाल फिलहाल आज की डेट में तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, जीएसटी दिखेगा, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, जो कि गुड्स पे लगता है। ठीक है। ये तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स की बात, यानी कि वो मुझे मेरी जेब से भरना पड़ेगा, मेरी इन द सेंस कौन, कस्टमर अपनी जेब से भरेगा। ठीक है। बिजनेस जो है वो चार्ज कर लेता है कस्टमर से जीएसटी, और उस जीएसटी को क्या करता है, गवर्नमेंट को जमा करवा देता है, डिपॉजिट करवा देता है। तो मुझे कितना टैक्स काटना है, किस रेट से काटना है, कब काटना है, कौन सी गुड्स पे काटना है, ये भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। अब जीएसटी लॉ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो तो तुम्हें यहाँ नहीं पढ़नी, बस तुम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि जीएसटी इम्प्लीकेशन हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है। देन उसके बाद, अब ये तो था इनडायरेक्ट टैक्स की बात, अब मैंने भी तो पैसे कमाया है, मुझे भी तो टैक्स भरना चाहिए। तो मैं पहले से ही जो भी मैं कमाऊँगी, पहले से ही असेस करके चलूँगी, एस्टिमेट करके चलूँगी कि मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, सो दैट मैं भी गवर्नमेंट को अपनी जेब से दे सकूँ। अपनी जेब से देना मतलब डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरे की जेब काट के देना मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। तो मुझे क्या करना है, अलग-अलग टैक्स लॉज़ देखना है। अब अलग-अलग टैक्स लॉज़ पता है यहाँ क्यों लिखा है? अभी तो फिलहाल मेरे पास जीएसटी है और इनकम टैक्स है, प्लस मेरे पास आज की डेट में अभी तक कौन कौन से टैक्सेस जिंदा है जो आज तक बचे हुए हैं। कस्टम हो गई, कस्टम ड्यूटी जो कि इंपोर्ट पे लगती है, इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज, मतलब कि जो मैंने इंडिया के बाहर से मंगवाया है। ठीक है। और कौन सा टैक्स जिंदा है मेरे पास, एक्साइज ड्यूटी, जो कि अभी किस पे लगता है, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे।
एक्साइज ड्यूटी जो कि लगता है लिक्कर पे, लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और जीएसटी और इनकम टैक्स। ये आज की डेट में मेरे पास जिंदा टैक्सेस है। और जो डेड टैक्सेस है उसमें कौन कौन आता था, सेल्स टैक्स आता था, वैट आता था, सीएसटी आता था, ये सब आते थे। ठीक है, जो कि आज की डेट में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी कि कहीं भी चार्ज हो रहे हो। ये ऐसे टैक्सेस है जो अभी भी लगते हैं एंड दे विल प्रिवेल। ये तुम लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट अपना लाइन रह गया पढ़ना। The entrepreneur has to consider in advance the tax liability and the various laws and impact on the business decision। अब ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा हैवी टैक्स भरने पड़ रहे हैं जो कि मेरे रिवेन्यू से भी कम है। वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन सपोज कि वो मुझे लॉस उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, तो मैं ऐसे बिजनेस को नहीं करूँगी। ठीक है, जिसमें मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा हो गई, देन टैक्सेस भी ज़्यादा लग गए। तो या तो जो मेरी कॉस्ट है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वो मेरे रिवेन्यू के बराबर हो गई, तो मुझे प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो मैं उस बिजनेस को क्यों करूँगी। देन उसके बाद है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। अब मेरे पास क्या है, आइडिया है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लेबर भी है, एम्प्लॉयज़ भी है, थोड़े रिसोर्सेज भी है। तो अब क्या किया जाए, डायरेक्ट स्टार्ट कर टू प्रोडक्शन? नहीं, उसके लिए पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोसेस। तो इसमें लिखा है आफ्टर डिसीजन रिलेटिंग टू अबव मेंशन्ड फैक्टर हैव बीन अंडरटेकन, the entrepreneur can go ahead with the actual launching of the enterprise, which would mean mobilizing the various resources, fulfilling necessary legal formalities, starting the production process and initiating the sales promotion campaign। यानी कि उसको प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। प्लस देखो बच्चों, देखो लोग, हम ऐसा भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तुम्हें ये खरीदना चाहिए, कितना अच्छा है, यानी कि उनका एडवर्टीजमेंट भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट कर देना चाहिए कि वी आर कमिंग विद अ न्यू प्रोडक्ट। उसके बाद है a business enterprise can be a sole proprietor firm, proprietorship or the firm, a partnership firm or a company for which proper financial planning must be done to determine क्या कितनी हमें कैपिटल लगेगी, कहाँ से हम उसको लेके आएंगे और किस मैनर में यूटिलाइज करेंगे। तो ये लिखा है द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल कितना लगेगा, उसको हम कहाँ से जुटाएंगे, यानी सोर्स फ्रॉम वेयर कैपिटल विल बी रेज्ड। देन उसके बाद द बेस्ट वेज ऑफ यूटिलाइजिंग द कैपिटल इन द फर्म, फर्म में उस कैपिटल को कैसे यूटिलाइज करना है। तो इस चीज को तुम ऐसे याद रख सकते हो, कैपिटल से रिलेटेड 3 पॉइंट है जिसमें बोलेंगे हाउ मच कितना, फ्रॉम वेयर सोर्स, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन। ठीक है, और इसमें लॉन्चिंग ऑफ एंटरप्राइज में मेन कीवर्ड बस यही है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज करनी है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना है, देन सेल प्रमोशन करना है। ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम्हारी लैंग्वेज में कीवर्ड जरूर 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 आना चाहिए, देन यू विल बी अलॉटेड द मार्क्स। तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स हो गए हमारे। पहला नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, ऑनलाइन जाना है ऑफलाइन जाना है, और कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है, और टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद साइज ऑफ बिजनेस में छोटा खोलना है बड़ा खोलना है, छोटा और बड़ा खोलने के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि हमें कितनी एसेट चाहिएगी, और हमें कॉन्फिडेंस है क्या कि जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा होगी या नहीं। ज़्यादा होगी तो यू शुड गो विद लार्ज स्केल, कम होगी तो थोड़ा रुक के छोटा बिजनेस खोलो। देन उसके बाद लोकेशन, लोकेशन में हमने देखा था कि ऐसी जगह होनी चाहिए कि इनपुट सप्लाई हमारे आराम से हो सके। इनपुट में लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, पावर सप्लाई हो गई, फाइनेंस हो गया, और कस्टमर को सर्व कर सके, यानी लोकेशन वहाँ होनी चाहिए जहाँ कस्टमर मेरा हो। ठीक है, देन उसके बाद फाइनेंसिंग प्रोपोजिशन, वही डेट इक्विटी मिक्स, मेरा पैसा कितना होगा, बाहर से लिया हुआ कितना होगा, किसके लिए, एसेट एक्वायर करने के लिए, वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, और डे टू डे एक्सपेंस के लिए। देन उसके बाद फिजिकल फैसिलिटीज, फिजिकल फैसिलिटीज में वही मेरी एसेट्स हो गई, एम्प्लॉयज हो गए, वो भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बिजनेस पे, बड़ा है छोटा है।
देन उसके बाद कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, जिसमें मैंने इंटर्न्स का एग्जांपल लेके समझाया तुमको। ठीक है, उसके बाद टैक्सेस, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि आज की डेट में कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, तो उसको लेके भी मुझे चलना है, अपने बिजनेस में कंसिडर करके चलना है। देन उसके बाद लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज को लॉन्च करने में तीन चीजें, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी, स्टार्ट प्रोडक्शन एंड एड सेल प्रमोशन करना है। देन कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी लगेगी, कहाँ से लेके आएंगे और कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो ये यहाँ पे मेरा खत्म हो जाता है, फैक्टर्स फॉर सेलेक्टिंग द बिजनेस एंड ऑल्सो द चैप्टर वन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे रिवाइज करना, रिवीजन की एक अलग प्लेलिस्ट रहेगी हमारी, एंड देन उसके बाद चैप्टर टू डल जाएगा मेरी तरफ से, और जो तुम्हारे नोट्स है वो तुम टेलीग्राम चैनल से उठा सकते हो, और ये एनोटेड पीडीएफ मैं आज डाल दूंगी टेलीग्राम पे।